हेलो एवरीवन। अभी तक हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जिनमें हमने जाना अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या होती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाने जो गाइड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने जाना कि ये शुरू होता है बाय आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे एंड देन फाइनली कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स तक। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स को। सबसे पहले लेकिन शुरू करने से पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स को दोबारा देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट हमारा यहाँ पर है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी। कोई भी हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शंस होंगी। बिजनेस सेटअप करने के लिए कैपिटल लाई जाएगी, बिजनेस के लिए फर्नीचर, मशीनरी, ये सब एसेट्स खरीदे जाएंगे, गुड्स खरीदे जाएंगे। अगर बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए वर्कफोर्स, एम्प्लॉयज लगाए जाएंगे। तो ये सब ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद अब यहाँ पर स्टेप शुरू होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन का। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी मॉनेटरी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस होंगी जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमें रिकॉर्ड करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं? बाय जर्नल। अब इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं इस चैप्टर में, बट बस स्टेप अपना देखते हैं कि स्टेप हमारा रहता है रिकॉर्डिंग। हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके थ्रू करते हैं? हम लेजर के थ्रू। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी अब बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत सारी हुई होंगी, जब हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो काफी ट्रांजेक्शन होंगी वो हमने रिकॉर्ड की होंगी। और वो क्या होंगी? मान लीजिए अगर हम एक दिन पर डे की भी बात करते हैं तो एक दिन में भी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। अगर हम मंथली पर जाएंगे तो और कितनी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होता है? हम इनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना। क्लासिफाई करने से क्या होता है? हमारे लिए इजी होता है कोई भी ट्रांजेक्शन से कुछ एनालाइज करना या हम इंटरप्रेट करना होता है, एनालाइज करना होता है, तो वो हम इजीली कर पाते हैं क्योंकि वो एक जगह पर ग्रुप्ड हो जाती हैं। इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा स्टेप आता है समराइजेशन। समराइजेशन हम करते हैं थ्रू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। समराइज करना मतलब रिकॉर्ड भी हो गई, हमने क्लासिफाई भी कर दी, ग्रुप भी कर दी, लेकिन उसके बाद हमें उनको समराइज मतलब एक ऐसे जगह पर लाना होता है कि जहां पर सारी ट्रांजेक्शन्स का हम फाइनल रिजल्ट देख सकें। अगर हम एक मंथ की भी बात करें तो अगर हमें देखना हो कि हाँ इस मंथ में हमारी मान लेते हैं कितनी टोटल सेल्स हुई हैं, तो जैसे हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि सभी अकाउंट्स का बैलेंस लिखा होता है। जो भी सारे अकाउंट्स होंगे, सेल्स अकाउंट होगा, किसी कस्टमर का अकाउंट होगा या फिर किसी डेटर का अकाउंट होगा, तो उन सबके अकाउंट का बैलेंस लिखा होता है। तो हम फाइनल वहां पर जाकर ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं कि हाँ टोटल सेल्स हमारी कितनी की हुई है। तो इस तरीके से हम समराइजेशन करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ये समझने के लिए कि कितना प्रॉफिटेबल है बिजनेस, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसी परफॉर्मेंस है बिजनेस की। ये सब कर हम करते हैं थ्रू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर डिफरेंट ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम रेशियोज निकाल रहे हैं और उससे देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है बिजनेस की। हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट्स या जो भी हमारा बजट होता है, टारगेट होता है, उससे कंपेयर करते हैं और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालते हैं। और इसी कंक्लूजन को हम क्या करते हैं? लास्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमने इंटरप्रेट की होती है इंफॉर्मेशन, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? हम जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। इसके जो स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर में हमें कवर करना है अपना जर्नल एंड लेजर। कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड करने के बाद कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं जर्नल को समझने से पहले। सबसे पहला है यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन।
इस नाम से भी इस इक्वेशन को जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें दिया होता है। इस इक्वेशन में इक्वेशन है यहाँ पर हमारी एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट को आप अभी समझेंगे, आगे हम चैप्टर में जानेंगे। बट बैलेंस शीट में क्या होता है कि बैलेंस शीट में एक साइड होते हैं एसेट्स और दूसरी साइड होती है हमारे यहाँ पर कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो जब हम आगे समझेंगे इसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, तो आप देखेंगे कि हमें बैलेंस करना होता है बैलेंस शीट को। मतलब इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से मैच होनी चाहिए, मतलब जो अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। तो जो कैपिटल और लायबिलिटीज है वो एसेट्स के बराबर होनी चाहिए। यही चीज हमने इस इक्वेशन में लिखी है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हम जान चुके हैं, जो भी बिजनेस ओन करता है, जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस ओन करता है, जिसकी हेल्प से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं या जो भी उनको ऑपरेशन है उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, बिजनेस का जो भी काम है उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन सभी रिसोर्सेज को हम कहते हैं एसेट्स। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल भी हम जानते हैं जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो ओनर है वो जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसको हम कहते हैं कैपिटल। एंड लायबिलिटीज हो गई जो आउटसाइडर्स को उसको देनी होती है, लाइबल होता है पे करने के लिए, वो हमारी हो गई लायबिलिटीज। तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इसको हमें इक्वल करना होता है किसके? एसेट्स के। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझे। मान लेते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसने अपनी इन्वेस्ट की कैपिटल कितनी, मान लेते हैं 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट की उसने बिजनेस में। तो अगर हम अपनी बैलेंस शीट पर आए तो बैलेंस शीट में क्या होगा? यहाँ पर इसके दो इफेक्ट होंगे। क्या क्या? अगर कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में तो बिजनेस में कैश आया होगा। कैश क्या होता है? हमारा एसेट। तो इसका मतलब यहाँ पर एसेट्स हमारे बढ़ गए होंगे किस अमाउंट से? 5 लाख रुपीज से। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारी कैपिटल भी तो आई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो इसका मतलब हमें बैलेंस शीट में क्या शो करनी होगी? कैपिटल। तो कैपिटल हमारी यहाँ पर आ जाएगी किस अमाउंट से? 5 लाख रुपीज से। तो अगर हम देखें तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला पार्ट क्या हो गया यहाँ पर? 5 लाख रुपीज। और एसेट साइड पर भी कितनी अमाउंट आ गई? 5 लाख रुपीज। तो ऐसे ही क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन वर्क करती है। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अपना डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। इन द डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट एंड अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ये हम जान चुके हैं पहले भी कि डबल एंट्री सिस्टम, जो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम दोनों समझे थे, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं। अभी भी हमने एक एग्जांपल जो पहले लिया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, यहाँ पर भी 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ा था, एक तो कैश पर है और एक दूसरा कैपिटल पर। तो इसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। इससे एटलीस्ट, हम एटलीस्ट कह रहे हैं कि कम से कम 2 अकाउंट्स पर तो इफेक्ट पड़ता ही है। Therefore, for every transaction, the total amount debited is always equal to the total amount credited. जितनी भी अमाउंट से हमने डेबिट किया होगा उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी हुआ होगा। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं। डेबिट रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। इसको हम एक चीज और कहते हैं, टी अकाउंट। टी अकाउंट के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये टी की शेप में होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो अकाउंट है टी की शेप में होता है। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट एंड राइट साइड हो गई हमारी क्रेडिट। अगर हमें डेबिट साइड का रिकॉर्ड करना है उसको हम लेफ्ट साइड पर करते हैं और क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड करना है तो उसको राइट साइड पर करते हैं। मेन पॉइंट आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जितनी भी अमाउंट से डेबिट हुआ है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको यहाँ पर समझनी है जो कि है रूल्स। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको समझने होंगे। यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारा होता है पर्सन्स का, फर्म्स का, कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन सब का होता है। इसका क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल पर्सन का है, हमें नाम से पता चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जो भी रिसीवर है, जिसको भी मिल रहा होता है, हम उसको डेबिट करते हैं और जो भी दे रहा होता है, जो गिवर होता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। मान लेते हैं कि राम को पे किए हमने 5000 रुपीज, तो राम कैसा अकाउंट है? राम है पर्सनल अकाउंट।
तो हम क्या करते हैं, इसमें राम को हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया, राम। तो राम अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट। रिसीवर है इसलिए उसका अकाउंट कर दिया हमने डेबिट। इस तरीके से यहाँ पर रूल चलता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सन की बात जहां पर भी होगी, जो भी पर्सनल अकाउंट्स होंगे उसमें रिसीवर जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे और गिवर जो भी होगा, जो भी दे रहा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट पर आते हैं तो रियल अकाउंट होता है यहाँ पर एसेट्स का। एसेट्स दोनों हो सकते हैं, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी। कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब हो गए हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट है, रियल चीजों का है, एसेट्स का है, तो जो भी चीजें आ रही होंगी, मान लेते हैं फर्नीचर है, अगर फर्नीचर हमने हमारे पास आ रहा है, हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। लेकिन हमने फर्नीचर सोल्ड कर दिया, सोल्ड का मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ फर्नीचर को देखना है कि फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है और फर्नीचर रियल अकाउंट है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मान लेते हैं कोई मशीनरी है, मशीनरी हमने खरीदी है, खरीदी है इसका मतलब हमारे पास आ रही है, तो उसको डेबिट कर देंगे। और जब हमने सोल्ड की होगी तो हमारे पास से चली जाएगी, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी एसेट्स, जो भी रियल अकाउंट की होंगे हमारे सारे, वो अगर आ रहे होंगे हमारे पास तो उनको डेबिट करेंगे, और जो अगर हमारे पास से जा रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट पर आए तो नॉमिनल अकाउंट को में आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस हो गए, इनकम हो गई, गेन्स हो गए, ये सब हमारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रिवेन्यू एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में ये चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करें तो उनको हम डेबिट करते हैं। मान लेते हैं कि हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर है तो उसको हम डेबिट करने वाले हैं, तो डेबिट कर देंगे। अगर हम रिवेन्यू और गेन्स की बात करें तो उनको हम करते हैं क्रेडिट। मान लीजिए अगर सैलरी की बात करें तो अगर जब हम सैलरी पे कर रहे थे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस था, इसलिए हमने डेबिट किया। लेकिन जब हमें सैलरी मिल रही होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि तब वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी, रिवेन्यू हो जाएगा, तो उस टाइम पर हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, बस एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे होंगे तो डेबिट कर देंगे, अगर रिवेन्यू और गेन्स होंगे तो उनको क्रेडिट कर देंगे। ये है हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के लिए, यही इस चैप्टर का पूरा बेस है। अगर आपको ये रूल्स याद है तो आप इजीली जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसको और देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स की बात हो रही है, सबसे पहले आपको अकाउंट्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स की बात होगी, रियल अकाउंट में एसेट्स की बात होगी, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स की बात होगी। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें, पर्सन्स है तो जो जिस इंसान को मिल रहा होगा, जो रिसीव कर रहा होगा, उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और जो दे रहा होगा उसका अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स का है, चीजों का है, रियल चीजों का है, तो जब चीज हमारे पास आ रही होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और जब हमारे पास से जा रही है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस आते हैं एंड इनकम एंड गेन्स आते हैं। तो जब एक्सपेंस और लॉस होगा हमारा तो उसको हम उसका अकाउंट करते हैं डेबिट, और अगर हमारी इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। बस ये रूल आपको तीनों अच्छे से याद करने हैं, तीनों अकाउंट के रूल्स याद करने हैं, एंड जनरल एंट्रीज आप इजीली कर पाएंगे। आपको बस इतना देखना है कि कौन से अकाउंट में कोई चीज है, आपको मान लेते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन दी होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन दी होगी, तो उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन से अकाउंट्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं, वो अकाउंट किस में, इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली रूल लगा लेंगे। शुरू शुरू में ये स्टेप लगता है कि हमें पहले देखना होगा कि ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं, फिर उनको क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में है, उसके बाद रूल लगाना है। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये स्टेप्स नहीं करने होते, आपको एकदम से देख के समझ आ जाता है कि हमें यहाँ पर क्या एंट्री बनानी है। सबसे पहला आपका लेकिन यहाँ पर ये स्टेप है कि आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Books of original entry, also known as books of prime entry, are the books in which business transactions are recorded for the first time in chronological order on the basis of source documents before they are posted to the ledger. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने ये देखा कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है।
उसके बाद सबसे पहला जो हम रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहली बार जहां पर वो उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पर सबसे पहली बार रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे, कि जैसे वो अराइज हुई होंगी, जैसे वो हुई होंगी। मान लेते हैं कि अप्रैल का मंथ था, तो हम उसको डेट वाइज, जैसे कि 1 अप्रैल को जो हुई होगी ट्रांजेक्शन पहले वो आएगी, उसके बाद जैसे 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 डेट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, उसी ऑर्डर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहाँ से करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? जैसे कि मान लेते हैं आप किसी शॉप पर गए और आपने वहां से कुछ खरीदा और आपने उनको कैश पे किया, तो वो आपको क्या देंगे? कैश मेमो देंगे। ये क्या है? इसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि उस ट्रांजेक्शन का वो आपके पास एविडेंस है, इसकी ये ट्रांजेक्शन हमने की थी, इसका एविडेंस हो गया। मान लेते हैं आपने उनसे गुड्स खरीदे, आपने गुड्स ले लिया और उनको कैश दे दिया, कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर आपको प्रूफ करना हो कि हाँ मैंने गुड्स इन्हीं से खरीदे थे, तो क्या आप शो कर सकते हो उसको? नहीं। बट अगर आपके पास कैश मेमो होगा तो आप इजीली दिखा सकते हैं कि इन्हीं से आपने वो गुड्स खरीदे हैं। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि आपका कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक या सैलरी स्लिप, ये सारी चीजें होते हैं आपके, जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। इन्हीं सारे सोर्स डॉक्यूमेंट से, इन्हीं डॉक्यूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मान लेते हैं कि कोई बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें कोई खरीदारी कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, तो उसको पता है, लेकिन रिकॉर्ड कोई और कर रहा है। तो जो रिकॉर्ड कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही हैं? तो उसके पास वो सारी ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पास आते हैं, और उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। ये जो हम प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का, हम किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। और ये जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, इसको हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। एंट्रीज को जर्नलाइज करने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है उनका, जो भी इवेंट्स हुए हैं, कंप्लीट और यूजफुल डिस्क्रिप्शन होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब ये जो जर्नल होता है, ये सब डिवाइडेड है किस किस चीज में? जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, या फिर और भी डे बुक्स होती है, जैसे परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ये सारी जो चीजें हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है? जर्नल के बारे में। इस चैप्टर में हम जर्नल के बारे में जानने वाले हैं। अब हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेंटेन्ड, कि हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स सिस्टमैटिकली, जिससे कि हमारे पास एक जगह रिकॉर्ड हो सभी ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक मैनर में। मान लेते हैं हमारे पास सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स है कि ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी, बट हमारे पास कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है उनका, कि हम एक साथ देखकर कहीं बता सकें कि हाँ बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के लिए टू मेंटेन ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हो। अगर हमें फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ का किसी डेट का ट्रांजेक्शन देखना है, तो हम इजीली जर्नल को उठाकर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जानना हो कि कितने अमाउंट की हुई थी, या हमें जानना हो फॉर एग्जांपल कि कितने अमाउंट की हुई थी, तो हम इजीली जर्नल में जाकर ये देख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई थी और किस अमाउंट की हुई थी। टू रिड्यूस एरर्स एंड ओमिशंस, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी ना हो कि जो रिकॉर्ड होने से रह जाए या कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इन ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। टू फैसिलिटेट पोस्टिंग इनटू द लेजर, लेजर के लिए जर्नल ही बेस होता है। अगर हमें लेजर में पोस्ट करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं? जर्नल के थ्रू करते हैं। तो ये क्या है? लेजर के लिए बेस होता है, इसी की हेल्प से हम उसमें पोस्टिंग करते हैं। टू सेव टाइम बाय रिकॉर्डिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन्स टुगेदर, जर्नल में एक जगह पर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इसके लिए हमें आसानी होती है। सेम वही चीज कि अगर हमारे पास सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं है, बट अगर उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हम एक जगह पर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमारे लिए टाइम सेव होता है। हम इजीली वहां पर एक साथ सारी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हमें देखनी होगी हमारे लिए इजी होगा। तो ये थे रीजंस। अब आगे बढ़ते हैं और जर्नल के बारे में जानते हैं। सो अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, की वर्ड है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या कहते हैं हम?
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती हैं, इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज ऑर्डर बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यही चीज अभी आपको बोली, क्यों कहते हैं इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट और क्रेडिट के यहाँ पर रूल्स लगते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए थे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? जर्नलाइजेशन। ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स जर्नल में, इसी को हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। फॉर्मेट यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर होती है हमारी डेट। डेट में जो भी डेट होगी, जब भी वो ट्रांजेक्शन हुई होगी, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट के बाद यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हमारी जो जर्नल एंट्री है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जो भी अकाउंट हमें डेबिट करना है, जैसे हमने जो एग्जांपल शुरू में लिया था उसी को ले लेते हैं कि बिजनेस जो था वो बिजनेस स्टार्ट हुआ 5 लाख रुपीज से, तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए। सबसे पहले हमने देखा क्या क्या अकाउंट इफेक्ट हुए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड, कितनी अमाउंट से स्टार्ट हुआ? 5 लाख रुपीज से। ये 5 लाख रुपीज से इन्वेस्ट की कैपिटल, 5 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्टेड, ओनर ने इन्वेस्ट की बिजनेस में। अब यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कैपिटल आई है तो कैपिटल अकाउंट, और अगर बिजनेस में कैश आया है तो इसका मतलब यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब आएंगे हमारे पास, जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या करेंगे यहाँ पर हम? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब हमें यहाँ पर एंट्री अगर ये लिखनी है तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट है, क्या कि सबसे पहले जो भी अकाउंट डेबिट करना है, कि जैसे कैश अकाउंट डेबिट करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसे लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना होता है, DR, ऐसे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है उसको हम सेकंड लाइन में लिखते हैं और थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। जैसे हमने कैश अकाउंट यहीं से शुरू कर दिया, बट यहाँ पर सेकंड लाइन में हम थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं और यहाँ पर हमें लिखना होता है 2। जब हमें क्रेडिट करना होता है तो यहाँ पर हमें 2 लिखना है। कैश अकाउंट के लिए हमने उसके आगे ही डेबिट लिख दिया था, लेकिन क्रेडिट करने के टाइम हम क्रेडिट नहीं लिखते, बट आगे यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 2 कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में कैश अकाउंट डेबिट लिखा, जो हमें डेबिट करना था, और जिसको हमें क्रेडिट लिखा करना था वो हमने सेकंड लाइन में लिखा, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर उसके आगे लगाएंगे 2 कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई एंट्री। एक और पॉइंट लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि यहाँ पर हम नरेशन लिखते हैं। जैसे हमने ये एंट्री बनाई तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये क्या हो गई आपकी? इसको हम कहते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं नरेशन। तो हमें हर एंट्री के नीचे ये नरेशन देनी होती है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन होता है। जो भी हमने एंट्री की है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि किस चीज की एंट्री है, तो इसको हम कहते हैं नरेशन। ये हमें हर एंट्री के नीचे देना होता है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मान लेते हैं आपने सैलरी पे की है तो लिख देंगे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। इस तरीके से हम नरेशन देते हैं। ये एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होता है? एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। पर्टिकुलर्स का जो कॉलम होगा, बस इतने कॉलम में हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब हमें नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन लिखनी होगी तो हम इस लाइन के नीचे लिखेंगे। तो ये हमारी एक ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये लाइन ड्रॉ करनी होती है। इस तरीके से हम पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पर है LF का। LF मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो को हमें कब रिकॉर्ड, पहली चीज यहाँ पर एक ध्यान रखनी है कि लेजर फोलियो को जब हमने ट्रांजेक्शन लिखी है जर्नल में, हमने जब उसको लिखा है, रिकॉर्ड किया है, उस टाइम पर हमें लेजर फोलियो नहीं लिखना होता। जब हम इसे लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर इसको लिखना होता है। अब पॉइंट ये आता है कि ये होता क्या है? लेजर फोलियो कुछ नहीं है, जिस भी पेज नंबर पर हमने लेजर में इसको रिकॉर्ड किया है, मतलब लेजर में इसको पोस्ट किया है इस ट्रांजेक्शन को, वो पेज नंबर आता है LF में, जिससे कि हम इजीली देख पाए। तो हम जर्नल देखकर जान सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन लेजर में कहां पर शो हो रही है, किस पेज नंबर पर है, तो वो पेज नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं।
उसके बाद है यहाँ पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, जिस भी अकाउंट को हमने डेबिट किया है इसके सामने यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट अमाउंट, मतलब 5 लाख रुपीज, जैसे 5 लाख से स्टार्ट किया है तो 5 लाख रुपीज आ जाएंगे। और क्रेडिट अमाउंट में जिस भी अकाउंट को क्रेडिट किया है उसके सामने हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे 5 लाख रुपीज। देखा जाए यहाँ पर अगर, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल, हर ट्रांजेक्शन में ऐसे ही होता है, जो भी टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर दोनों में सेम ही अमाउंट आती है। अगर सिंपल एंट्री है तो इससे हमारा एक पॉइंट और अराइज होता है। दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है सिंपल एंट्री, दूसरी हमारी होती है कंपाउंड एंट्री। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा भी कर देते हैं कि कंपाउंड कर देते हैं एंट्रीज को। तो उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल में तो एक अकाउंट डेबिट है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट है, बस दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, हो सकता है कि दो अकाउंट हमने डेबिट कर दिए और एक अकाउंट क्रेडिट हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट डेबिट है और दो अकाउंट हमारे क्रेडिट हो गए, इस तरीके से भी होता है। बट उसमें भी जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के हमेशा इक्वल होता है। ये सब हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और फीचर्स जानते हैं जर्नल के। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है हमारा फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजेक्शन हुई होगी, हमने चाहे आइडेंटिफाई कर ली हो, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स में देख लिया, बट सबसे पहली बार जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो किसमें होती है, जर्नल में। तो ये सबसे पहली बुक होती है जिसमें ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जर्नल का, कि हम इसमें जो ट्रांजेक्शन उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि डेट वाइज जैसे जैसे वो हुई होंगी उसी तरीके से हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। इससे हमें इजी होता है कि हमें कोई भी ट्रांजेक्शन अगर देखनी होगी तो हम इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को। ईच ट्रांजेक्शन हैज अ डेबिट एंड अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, हर एक डेबिट का क्रेडिट जरूर होता है। कोई अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो ईच ट्रांजेक्शन हैज अ डेबिट एंड अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एवरी जर्नल एंट्री इज सपोर्टेड बाय अ नरेशन। ये हमने अभी जाना कि हर एक जर्नल एंट्री के नीचे क्या होती है, नरेशन होती है। नरेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन, कि जो भी वो ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस चीज के लिए ट्रांजेक्शन हमने लिखी है। तो ये नरेशन हमेशा हर एंट्री के नीचे आपको मिलता है। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैश मेमो, इनवॉइस, ये सब जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है इसके बेसिस पर ही हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर पोस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर। ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, यही बेस है लेजर में पोस्ट करने का। अगर हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है तो हम किसके थ्रू करते हैं, जर्नल के थ्रू। इन्हीं एंट्रीज के थ्रू लेजर में पोस्टिंग होती है, तो ये बेस प्रोवाइड करता है लेजर की पोस्टिंग के लिए। तो ये थे फीचर्स जर्नल के। अब हम जर्नल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, फाइनली आते हैं अपनी एंट्रीज पर कि हम इसमें एंट्रीज करते कैसे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट यहाँ पर है हमारा 1 अप्रैल 2025 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी डेट। हमने डेट लिखने के बाद अब हमें लिखना है पर्टिकुलर्स। यहाँ पर फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेट आती है, उसके बाद पर्टिकुलर्स आते हैं। एक बार फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद हम एंट्रीज लिख लेंगे। तो फॉर्मेट में यहाँ पर LF आ गया, फिर यहाँ पर डेबिट अमाउंट आती है और उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में हमने जो डेट दी हुई थी वो लिख दी, जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स में अब हमें लिखनी है अपनी ट्रांजेक्शन, हमारी जो भी ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक तो कैश हमें दिख रहा है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा कैश से तो कैश आया होगा बिजनेस में, तो एक तो हो गया हमारा कैश अकाउंट। दूसरा हमारा अकाउंट, यहाँ पर पहले अकाउंट लिख लेते हैं जो दो इफेक्ट हो रहे हैं। कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट के बाद दूसरा हमें दिख रहा है कि बिजनेस में कैश आया है, स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट हो रहा है वो है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट की बात करें हमारे, तो कैश अकाउंट, अब हमारे पास कैश आया है। जब हमारे पास एसेट्स आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहाँ पर हमने लाइन के पास से ही यहीं से लिख देंगे कैश अकाउंट और इसके आगे लिख देंगे डेबिट। अगर हम बात करें कैपिटल की, कैपिटल क्या है हमारी, लायबिलिटी। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब भी हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, एसेट्स बढ़ने पर हम उनको क्या करते हैं, डेबिट, और घटने पर क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन अगर हम बात करें लायबिलिटी की,
तो लायबिलिटी बढ़ने पर हम उसे करते हैं क्रेडिट और घटने पर हम उसे करते हैं डेबिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको काम आएगा। फिर से देख लेंगे, एसेट्स बढ़ने पर एसेट्स का अकाउंट कैसा होता है, डेबिट होता है। तो जब वो बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं और घटने पर क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी बढ़ने पर हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और घटने पर क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी कैपिटल बढ़ रही है, हमें दिख रही है कि कैपिटल आई है बिजनेस में, तो इसको हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से यहाँ हमारी एंट्री हो गई। तो कैश अकाउंट, अब हमें एलएफ में कुछ नहीं करना होता। जब हम एंट्री अपनी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उस टाइम पर हमें एलएफ में कुछ नहीं करना होता। जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर वहां पर पेज नंबर मेंशन करते हैं। अगर आते हैं डेबिट पर, डेबिट अमाउंट पर, तो जिस अकाउंट में डेबिट किया उसके सामने, उसके ठीक सामने यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1 लाख। ये हमारी डेबिट अमाउंट हो गई। और कैपिटल अकाउंट जहां पर हमने क्रेडिट किया है, इसके सामने हम क्या लिख देंगे, 1 लाख। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर एक चीज और रह गई, नरेशन। इसके नीचे ही, एंट्री के नीचे ही हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये हो गई आपकी नरेशन जो कि हमें लिखनी होती है एंट्री के नीचे। इस तरीके से हम जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को। सेकंड एग्जांपल देखते हैं और समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें दी हुई है डेट 1 अप्रैल 2025, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 रुपीज इन कैश। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला है, यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज करने से सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, फर्नीचर का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, हमने कैश में किया है तो कैश का अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा होगा, तो दूसरा हमारा हो गया कैश। अब हमें दिख रहा है दोनों ही एसेट है, फर्नीचर भी और कैश भी। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं डेट। डेट में आ जाएगा 1/4/25, ये हमारी डेट हो गई। डेट के बाद अब हमें लिखनी है एंट्री। तो एंट्री हमें देखना है कि क्या चीज हमारे पास आ रही है और क्या चीज हमारे पास से जा रही है। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया, इसका मतलब हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। अगर एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारे पास आ रहा था, डेबिट कर दिया। अब बात करें कैश की, तो हमने कैश पे किया होगा फर्नीचर लेने के लिए, तो कैश हमारे पास से चला गया। जो चीज हमारे पास से चली गई, एसेट्स अगर हमारे पास से जा रहे हैं तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, यहाँ पर लिखा टू कैश अकाउंट। इस तरीके से हमारी हो गई एंट्री। एंट्री के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमें अपना नरेशन लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। कैश में हमने फर्नीचर खरीद लिया। ये हमारी हो गई नरेशन। इसके बाद एलएफ आता है, एलएफ में हमें कुछ नहीं रिकॉर्ड करना। उसके बाद ये डेबिट का और ये क्रेडिट का हो गया। तो डेबिट में डेबिट के सामने लिखेंगे कितना, 20,000 रुपीज, और क्रेडिट के सामने लिखेंगे 20,000 रुपीज। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट आ गई। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। थर्ड पर आते हैं, हमारी थर्ड एंट्री है यहाँ पर, थर्ड ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2025 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। अब हमने जो फर्नीचर परचेज किया था वो कैश में किया था, बट यहाँ पर हम क्रेडिट में उधार ले रहे हैं उनसे, किससे, मोहन से। तो अब हमें ये तो दिख रहा है कि हमने परचेज्ड गुड्स। अब एक बात ध्यान रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीदते वक्त हम एसेट का अकाउंट ही ओपन करते हैं। बट अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं, जब भी जहां पर भी गुड्स की बात आएगी, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, परचेजेस अकाउंट। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस अपनी आगे सेल करने के लिए, जिस चीज का बिजनेस होता है जिसको वो आगे सेल करके जिससे इनकम जनरेट करता है, बेचने के बाद जनरेट करता है। अब मान लेते हैं उन्होंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर वो अपने यूज के लिए खरीद रहा है अगर, तो वो तो फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन कर लिया। लेकिन अगर फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, मतलब वो फर्नीचर अपने बिजनेस में लाता है आगे बेचने के लिए और उससे इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो उसके लिए गुड्स हो गए। तो उस टाइम पर हम गुड्स के लिए परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं, फर्नीचर अकाउंट नहीं। तो परचेजेस अकाउंट आता है जो भी गुड्स खरीदते हैं, तो गुड्स के लिए ध्यान रखना कि परचेजेस अकाउंट होगा। तो परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा, एक तो हमें दिख रहा है गुड्स आने वाले हैं।
दूसरा है यहाँ पर, अगर हम उसको कैश पेमेंट कर रहे होते तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर हम कैश तो दे नहीं रहे हैं तो कैश अकाउंट नहीं आ सकता। हमने क्रेडिट पर खरीदा, जब हम उधार ले रहे हैं किसी से तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा। जिससे भी हम उधार लेते हैं, जिसको हमें पे करना होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो जब भी आप क्रेडिट पर खरीदेंगे तो जो भी हमारा क्रेडिटर होगा उसका अकाउंट हम ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये मोहन है तो यहाँ पर इसका अकाउंट ओपन होगा, तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो है मोहन अकाउंट। एंट्री लिखते हैं यहाँ पर। एंट्री लिखेंगे तो सबसे पहले डेट मेंशन कर दी हमने 1/4/2025। अब आते हैं एंट्री पर, तो परचेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो परचेजेस अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। अगर बात करें मोहन की, अब हम गुड्स खरीद कर मोहन को देना है हमें पैसा, हम कैश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें मोहन को पैसा देना है, तो हम मोहन का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम पेमेंट अगर कर रहे होते तो यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करते, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मोहन को देने वाले हैं, तो हम अभी यहाँ पर क्या कर देंगे, हमें क्रेडिट करना है तो यहाँ लिखेंगे हम टू मोहन अकाउंट, क्योंकि हमें किसे पे करना है, मोहन को, तो मोहन का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नरेशन की बात करें तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारी हो गई नरेशन की, गुड्स हमने परचेज की है ऑन क्रेडिट। एलएफ के कॉलम में हमें नहीं लिखना है। डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो डेबिट के आगे अमाउंट लिख देंगे 30,000 एंड क्रेडिट के आगे लिख देंगे 30,000, दोनों में सेम अमाउंट आ गई। जिस अकाउंट को क्रेडिट किया है उसके आगे क्रेडिट अमाउंट, जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसके आगे डेबिट अमाउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 20 अप्रैल की, पेड सैलरी ₹8,000, 8,000 की सैलरी पे की है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है हमने सैलरी पे की है, तो एक तो अकाउंट हमारा सैलरी हो गया, सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, जब हम पे करेंगे तो यहाँ पर कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री पर आते हैं। एंट्री जब हम करेंगे तो सबसे पहले डेट मेंशन कर लेते हैं 24/25। जब एंट्री करेंगे तो सैलरी अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब हम सैलरी पे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट। अब अगर हम आए कैश पर, तो कैश है हमारा रियल अकाउंट, और जब हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारे पास से एसेट जाएगा, तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन पर आते हैं, तो नरेशन हम क्या करेंगे, सैलरी पेड, ये हो गई हमारी नरेशन। एलएफ को छोड़कर डेबिट और क्रेडिट पर आए, तो डेबिट के आगे लिख देंगे 8,000 और क्रेडिट के आगे भी लिख देंगे 8,000, दोनों में सेम अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 अप्रैल 2025 की, रिसीव्ड 15,000 रुपीज फ्रॉम रमेश। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है रिसीव किया, हमने कैश रिसीव किया होगा, तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। किससे रिसीव किया है, रमेश से, तो रमेश का अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट होगा। एंट्री पर आते हैं, तो सबसे पहले डेट लिखते हैं 25/4/25। अब हमें रिसीव हुआ है कैश, कैश है रियल अकाउंट, जब हमें रिसीव हुआ होगा तो कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। कैश रिसीव कर रहे हैं, मिल रहा है, तो डेबिट कर दिया। और रमेश का अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि रमेश से हमें मिला है, तो रमेश कौन हो गया, रमेश हो गया यहाँ पर गिवर, तो रमेश का अकाउंट यहाँ पर हमें करना है क्रेडिट। नरेशन की बात करें तो नरेशन हम लिख देंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, ये हो गई आपकी नरेशन। एलएफ को छोड़कर डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे, हमारी कितनी है 15,000 एंड 15,000। इस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं जर्नल में। तो जब भी आपको जर्नलाइजेशन करना होगा, जर्नल में रिकॉर्ड करनी होंगी ट्रांजैक्शन, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अकाउंट्स देखेंगे कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें रूल लगाएंगे, डेबिट और क्रेडिट करेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल समझने के बाद अब आते हैं लेजर पर। A ledger is the principal book of accounts in which all transactions relating to a particular account are classified and recorded. यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। वहां पर उसको कह रहे थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेकिन लेजर को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, जहां पर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी क्लासिफाई होती हैं और रिकॉर्ड होती हैं। अगर हम जर्नल पर ध्यान दें, तो अगर हम कैश अकाउंट को देखें,
तो आपने देखा होगा कि कैश अकाउंट एक जगह से ज्यादा बार हमने लिखा था, 2-3 ट्रांजैक्शन में हमने कैश अकाउंट के बारे में लिखा था। जर्नल में अगर हम बात करें ऐसी, तो ये तो 4-5 आपकी ट्रांजैक्शन थी। ऐसी ही एक दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसी मंथली और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी। तो इस तरीके से जो कैश होगा वो कितनी जगह आ रहा होगा। ऐसे ही अगर फर्नीचर हो गया, ऐसे ही हिसाब से जैसे गुड्स है, मान लेते हैं हो सकता है पता नहीं कितनी बार उन्होंने गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा होगा। कभी से कभी कैश में खरीदा होगा, कभी क्रेडिट में खरीदा होगा, तो इस तरीके से हुआ होगा। तो अब हम लेजर में क्या करते हैं कि एक अकाउंट का, जैसे मान लेते हैं गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस का एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है वो उस एक अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे वो एक जगह ग्रुप्ड हो जाती हैं। इट कंटेन्स सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। सभी का अकाउंट, सभी के अकाउंट्स यहाँ पर सभी के सेपरेट, सभी के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। और ये जो हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल एंट्रीज से लेजर में, इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। लेजर का फॉर्मेट होता है यहाँ पर कैसा, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। सबसे पहले यहाँ पर डेट होती है, पर्टिकुलर्स, जेएफ। जेएफ क्या है यहाँ पर, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो में जैसे लेजर फोलियो में लेजर का पेज नंबर था, ऐसे ही लेजर में हम क्या करते हैं कि जर्नल का जो पेज नंबर होता है वो जेएफ में मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारी आ गई अमाउंट। ये हो गया आपका, इतना पार्ट हो गया डेबिट साइड का। और ऐसे ही क्रेडिट साइड पर होता है जहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट आती है। अगर हमें एक एग्जांपल से समझना हो तो वही अपना सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया था कैश की, कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज से। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल आता है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमें कैश अकाउंट ओपन करना है। तो कैश अकाउंट में हमें पता है कि हमारी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमें पता है हमारी ये एंट्री है। तो इसका मतलब हमें अगर कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट में हमें पता है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पर, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर हमें यहाँ क्या लिखना होगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 5 लाख रुपीज से। जो भी डेट, जिस भी डेट को होगा वो यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। कैश अकाउंट यहाँ पर हमने एंट्री में डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट के फॉर्मेट में लेजर में डेबिट साइड पर ही हम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब मान लेते हैं कि अगर ये कैपिटल अकाउंट होता, कैश अकाउंट की जगह इसको मान लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट होता, तब क्या करते, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो हम इसके क्रेडिट साइड पर मेंशन करते। क्या मेंशन करते, क्रेडिट साइड पर जब हम रिकॉर्ड करते तो एक चीज और है यहाँ पर कि हम बाय लिखते हैं। जैसे यहाँ पर टू लिखा है हमने, तो हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड पर बाय, बाय लगाना होता है। और कौन सा अकाउंट लिखते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट। तो जब हमने ये कैश अकाउंट बनाया था, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट में हमने इतने अमाउंट से कैपिटल आई है हमारी, टू कैपिटल अकाउंट किया है, तो कैश हमारे पास कितना आया है, 5 लाख रुपीज आया है। कैसे आया है, एज कैपिटल। या मान लेते हैं हमारे पास रेंट आया होता तो हम यहाँ लिख देते टू रेंट, तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया है किसके थ्रू, रेंट के थ्रू, 5,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल, ऐसे। अब लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड पर हमने क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट। इस तरीके से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं और फीचर्स जानते हैं लेजर के। इट इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। हमारा जो जर्नल था वो था हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहली बार हम वहां पर अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर क्या है, हमारा बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्यों, क्योंकि लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ ट्रांजेक्शन को हम समराइज करते हैं, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ समराइज करते हैं। तो इसीलिए लेजर क्या है, हमारा फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं, और इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर ग्रुप्ड अकाउंट वाइज। जब हम जर्नल कर रहे थे तो जर्नल में हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया था, बट जो लेजर है उसमें हम अकाउंट वाइज एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पर अकाउंट वाइज चलते हैं। जैसे जब हम जर्नल बना रहे होंगे तो जर्नल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए डेट देखेंगे
क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है तो हम डेट देखते हैं कि किस डेट में कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे होंगे तो हम अकाउंट देखेंगे कि जिस अकाउंट को का लेजर बना रहे होंगे तो हम वो उस अकाउंट की ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं और तब पोस्टिंग करते हैं। तो ये अकाउंट वाइज बनता है। ईच अकाउंट हैज अ सेपरेट पेज और सेक्शन। हर एक अकाउंट का सेपरेट पेज या सेक्शन होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर उसका अलग एक फॉर्मेट होगा। कैश अकाउंट जहाँ जो भी सारी कैश ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो सारी हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट एक अलग मेंशन किया होता है। ऐसे सारे अकाउंट अलग सेपरेट होते हैं यहाँ पर। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेजर के लिए जर्नल ही बेस होता है। जर्नल से हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल में ट्रांजेक्शन तो हम सारी रिकॉर्ड कर देते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो बस क्रोनोलॉजिकल में रिकॉर्ड है हमारे पास। लेजर में लेकिन हमारे पास क्या आता है, लेजर में हमारे पास बैलेंस आता है हर एक अकाउंट का। जब हम सारा पूरा अकाउंट बना लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट हमने पूरा कंप्लीट बना लिया, तो हमारे पास उसका बैलेंस होता है। हो सकता है उसका डेबिट बैलेंस है, हो सकता है क्रेडिट बैलेंस है, जो भी बैलेंस होगा हमारे पास उसका फाइनल बैलेंस होता है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जैसे लेजर के लिए जर्नल बेस था, ऐसी ट्रायल बैलेंस की लेजर बेस होता है। जब अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, लेजर की हेल्प से बनाएंगे। लेजर में बैलेंस देखते हैं, कोई भी अकाउंट ले लेंगे, परचेजेस अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, कोई भी अकाउंट है उसका अगर हमें बैलेंस देखना है तो वो हम लेजर में देखेंगे और तब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये बेस प्रोवाइड करता है ट्रायल बैलेंस के लिए। ये थे फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं। लेजर में पोस्टिंग समझने से पहले यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो दो हमारे पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं हमारे परमानेंट अकाउंट्स, दूसरे होते हैं हमारे टेम्पररी अकाउंट्स। जो परमानेंट अकाउंट होते हैं, देयर बैलेंसेस आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। परमानेंट अकाउंट कौन से हैं, जो परमानेंट बिजनेस में रहते हैं। तो इनका जब हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद हम टोटल देखते हैं दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल देखने के बाद ये देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। मान लेते हैं कि डेबिट साइड बड़ी थी, तो इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, और बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखते हैं। तो जो भी बैलेंस आता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। फिर वहां पर ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड होंगी, पोस्ट होंगी, और उसके बाद फिर जो बैलेंस आएगा उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता ही जाता है। दे अपीयर इन द बैलेंस शीट। और ये सभी किस में अपीयर होते हैं, बैलेंस शीट में। इसमें क्या क्या आते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम इस लाइन से बहुत आप इजीली समझ सकते हो। अगर ये बैलेंस शीट में आ रहा है तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यही सारी चीजें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो जो भी एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, कैपिटल होंगी, ये सारी कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं और इनको हम बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। इनको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट्स की अगर बात करें तो दे आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जैसे अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो भी होती रहेंगी, और अकाउंटिंग पीरियड एंड होने पर उनको हम क्लोज कर देते हैं। देयर बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। अब हमने परमानेंट अकाउंट में तो बोला कि कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, बैलेंस किया और आगे बढ़ा दिया, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो अब टेम्पररी अकाउंट में अगर हम कह रहे हैं कि बंद कर देते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो इसमें करना क्या होता है, बैलेंस करने के बाद उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जब आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू और गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही सब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो इन सब के जो बैलेंस होते हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। इनको हम कहते हैं टेम्पररी अकाउंट, क्योंकि इनका अकाउंट टेम्पररी होता है। जब अगले साल बनाते हैं तो अगले साल फिर से उस अकाउंट को अगर हमें बनाना है तो दोबारा से शुरू करते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते लास्ट ईयर का, इसीलिए इनको टेम्पररी अकाउंट्स कहते हैं। परमानेंट अकाउंट में वो अकाउंट ही चलता रहता है कंटिन्यूअसली नेक्स्ट ईयर भी, बट टेम्पररी अकाउंट में नया अकाउंट हमें दोबारा से खोलना होता है, इसीलिए ये टेम्पररी है और वो परमानेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि पोस्टिंग हम करते कैसे हैं अपने लेजर अकाउंट में। अब हम इसको पोस्टिंग करने के लिए जो हमने जर्नल की थी, जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नलाइज की थी, उन्हीं की हेल्प से अब हम उन्हीं को पोस्ट करते हैं लेजर में। तो अपनी जर्नल एंट्रीज पर आते हैं, हम अकाउंट वाइज कर चलते हैं। जैसे हमारा पहला अकाउंट कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल पर आते हैं।
तो अगर हम यहाँ एंट्री देखें तो यहाँ पर हमारी लिखी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट। तो हमें क्रेडिट साइड पर क्या लिखना होगा, जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया होगा। किसको किया है यहाँ पर हमने, कैश को। तो ध्यान रखेंगे, अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में हमें क्या करना होगा, क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट को हमें रिकॉर्ड करना है। तो अपनी लेजर पर आते हैं, अमाउंट ध्यान रखेंगे, अमाउंट है यहाँ पर 1,00,000 रुपीज, डेट है हमारी 1 अप्रैल 2025। तो ये आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट साइड पर आ गए, ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड पर आ गए और हमने अभी सीखा था कि यहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, बाय। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, डेट थी हमारी 1 अप्रैल 2025 और क्या अमाउंट थी, 1,00,000 रुपीज। ये हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम कैश अकाउंट पर आए तो अगेन ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अब जो कैश अकाउंट है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो हमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें शो हो रहा है कैश अकाउंट। पहला है यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो लेजर में हमें डेबिट करना होगा किसको, टू कैपिटल अकाउंट को। तो डेट थी हमारी 1/4/25, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आएगा, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। अमाउंट थी हमारी 1,00,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री की बात करें, सेकेंड एंट्री है हमारी यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमें क्रेडिट साइड पर मेंशन करना होगा क्या, फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट है हमारी 20,000। तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, डेट हमारी है 1/4/25 और हम यहाँ लिखेंगे बाय, बाय लगाना नहीं भूलेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट क्या थी, 20,000। और देख लेते हैं कैश कहां पर शो हो रहा था। थर्ड एंट्री में कैश अकाउंट नहीं इफेक्ट हो रहा है। फोर्थ एंट्री में यहाँ पर है हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। और लास्ट एंट्री में भी हमारा कैश अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट यहाँ पर हो रहा है डेबिट। तो जब ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट क्रेडिट साइड पर हमें लिखना होगा बाय सैलरी अकाउंट, और जब ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर हमें लिखना होगा टू रमेश अकाउंट। यहाँ पर है हमारी 8,000, यहाँ पर है हमारी 15,000। तो एंट्री थी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा था तो यहां पर हमने लिख दिया बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट क्या थी हमारी, 8,000। इसकी डेट थी 20 अप्रैल 2025। और दूसरी एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। इसकी डेट थी 25/4/25। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें लेजर में भी डेबिट करना होगा किसको, डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड कर देंगे टू रमेश अकाउंट, और अमाउंट थी यहाँ पर हमारी 15,000। तो यहाँ पर अपने कैश अकाउंट में देखा कि मल्टीपल टाइम कैश अकाउंट शो हो रहा था। जितने भी टाइम्स वो आ रहा है उतने टाइम हम यहाँ पर लेजर में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो हमने जो दूसरा अकाउंट था वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया, और कैश अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा था तो जो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा था, उस कैश अकाउंट जिसको अफेक्ट कर रहा था वो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है यहाँ पर हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमने परचेज किया था, कितने का, 20,000 रुपीज का। तो हमारी एंट्री थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट थी हमारी 1/4/25। फर्नीचर हमने परचेज किया था, फर्नीचर हमारे पास आया था, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था, तो डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या होगी हमारी 20,000 रुपीज। परचेज पर आते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा था तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू मोहन अकाउंट। अमाउंट है हमारी 30,000। तो परचेजेस अकाउंट में डेट थी हमारी 1/4/25 एंड हम यहाँ लिखेंगे टू मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट यहाँ इफेक्ट हुआ था, टू मोहन अकाउंट, अमाउंट थी 30,000। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोहन अकाउंट, ये हमने अभी अभी किया है, 1/4/25 यहाँ पर डेट है। मोहन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो लेजर में क्रेडिट साइड पर हमें लिखना होगा बाय परचेजेस अकाउंट, एंड अमाउंट थी हमारी 30,000। सैलरी अकाउंट पर आते हैं। सैलरी हमने पे की थी, 8,000 रुपीज की सैलरी पे की थी।
एंट्री थी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ था, डेट थी 24/25, सैलरी डेबिट हो रही थी, तो सैलरी अकाउंट में हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट थी 8,000 रुपीज। तो इस तरीके से हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, जो भी आप अकाउंट, जिस भी अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सैलरी अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे थे, तो सैलरी अकाउंट में हमें ये देखना है कि सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। अगर डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्रेडिट हो रहा होता तो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते, और उसमें आएगा क्या, जो भी अकाउंट उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है उस अकाउंट को आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट को अफेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, कैश अकाउंट। सिंपली इस तरीके से हम पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जर्नल और लेजर के बीच का डिफरेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है मीनिंग। अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्नल में हम सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड इनटू इंडिविजुअल अकाउंट्स। लेजर क्या होता है, लेकिन लेजर में हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं हम वो सारी एक जगह पर ग्रुप कर देते हैं, एक अकाउंट में सारी सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट में हम ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है नेचर। जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर क्या है, हमारी प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल में हम सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री। और जो लेजर है ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री होती है, इसमें हम फाइनली जो एंट्रीज होती हैं वो पोस्टिंग कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, और प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग। जर्नल में ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल और डेट वाइज ऑर्डर। इसमें हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, लेकिन लेजर में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज। हम अकाउंट वाइज देखते हैं। जब हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा तो हम डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे और रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, लेकिन जब हमें लेजर में रिकॉर्ड करना होगा तो हम अकाउंट वाइज देखते हैं। हमने कोई भी अकाउंट देखा और देखेंगे उससे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है और उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो अकाउंट वाइज हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पर्पस। जर्नल का पर्पस होता है टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका इतना ही पर्पस होता है। लेकिन लेजर का पर्पस होता है टू क्लासिफाई ट्रांजेक्शंस एंड असर्टेन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। लेजर का मेन पर्पस होता है कि हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करें, उसकी हम ग्रुपिंग करते हैं और बैलेंस निकालते हैं हर एक अकाउंट का, हर एक अकाउंट का उसमें बैलेंस निकालना होता है। तो ये होता है लेजर का पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रिपरेशन। जर्नल जो होता है दैट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द लेजर एंड लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द जर्नल। सबसे पहला हम जर्नल ही रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन के बाद क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा जर्नल आता है। लेकिन लेजर कब बनता है, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं जर्नल के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिकॉर्डिंग बेसिस। जर्नल में क्या होता है, जर्नल में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, उससे हम जो एविडेंस होते हैं ट्रांजेक्शन के, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, उससे हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो लेजर है इट इज पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल। लेजर का जो बेस होता है वो क्या होता है, जर्नल। जर्नल का बेस क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लेजर का बेस क्या है, जर्नल। तो ये था डिफरेंस जर्नल और लेजर के बीच में। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं और कैसे हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।